गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10वीं क्लास में अपनी विरासत का संरक्षण पार्ट 7 अपनी विरासत का संरक्षण इसके विषय में बताऊंगी। विश्व में भारत का एक बच्चों विशेष स्थान है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति और कला के विविध क्षेत्रों में भारत की महत्वपूर्ण देन रही है। भारत समृद्ध और सर्वोत्तम विरासत वाला देश है। अपनी विरासत भारतवर्ष की प्राचीन गरिमा को व्यक्त करता है। अतः अपनी भव्य विरासत के संरक्षण और देखभाल के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। यही समय की मांग है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता। भारत की विरासत वैविध्यपूर्ण है। सांस्कृतिक विरासत में साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, विविध कलाओं और प्राकृतिक विरासत का समावेश होता है। प्राकृतिक या मानव सर्जित परिबलों द्वारा उसे प्रतिकूल असर हो रहा है। देखो, हमारे भारत की वैविध्य मतलब बहुत सारी विरासत है। उसमें से सांस्कृतिक विरासत में क्या है? शिल्प है, स्थापत्य है, साहित्य है और विविध कलाओं का प्राकृतिक विरासत का समावेश है। लेकिन प्राकृतिक विरासत जो है वो मानव सर्जित यानी मानव के परिबलों द्वारा उसे प्रतिकूल असर पड़ रहा है, उसके ऊपर उसका बुरा असर भी पड़ रहा है। उसका संरक्षण करना अति आवश्यक है और उसकी देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। विरासत देश के लोगों को गौरव प्रदान करती है। मतलब विरासत क्या है? वो हमारे देश का गौरव मान बढ़ाती है, क्योंकि बाहर के देश के लोग आते हैं यहाँ हमारी विरासत को देखने के लिए। इसलिए देश की प्रजा अपनी पहचान विरासत के साथ जोड़कर उसे आदर देता है। इसलिए देश की जो प्रजा है वो अपनी पहचान विरासत के साथ जोड़कर उसे आदर सम्मान भी देते हैं। अतः उसके व्यवस्थापन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। लुप्त हो रही कलाओं, स्थापत्यों वगैरह का संरक्षण करना चाहिए, जिससे भविष्य की पीढ़ी अपने पूर्वजों के गौरवपूर्ण कार्यों से प्रेरणा ले सके। हम अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति जागृत नहीं हैं। अपनी लापरवाही के कारण विरासत को नुकसान पहुंच रहा है। मतलब हमारी लापरवाही के कारण हमारी विरासत को बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए आज विरासत का संरक्षण आवश्यक हो गया है। बहुत ही आवश्यक हो गया है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अनिवार्यता। विरासत देश की पहचान है। मतलब हमारे सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना अनिवार्य है, यानी हमारे लिए वो बहुत ही जरूरी है। विरासत जो है वो हमारे देश की पहचान है। इसकी अवगणना करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता है, कारण कि विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक है। देखो, उसकी अवगणना यानी कि उसकी जो देखभाल ना करे उसका कोई राष्ट्र में उसका कोई भविष्य नहीं होता है, कारण कि विरासत हमारे लिए सिर्फ मार्गदर्शक है। भूतकाल में हमने जो भूलें की हैं उन्हें वर्तमान में समझकर भविष्य के लिए योजना और विकास की दिशा निश्चित करने में विरासत हमारे लिए मार्गदर्शक बनती है। मतलब भूतकाल में बच्चों हमने जो भूल की है उसको वर्तमान में उस भूल को अपने सुधार कर हमें भविष्य के लिए योजना मतलब आने वाले भविष्य के लिए योजना विकसित करना चाहिए और दिशा निश्चित करने के लिए विरासत हमारे लिए बहुत ही मार्गदर्शक का रूप है। देश में नई चेतना का संचार करने में विरासत खूब उपयोगी है। देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के स्थलों को होने वाले नुकसान या विनाश के प्रति देश के लोगों में जागृति आए, यह अनिवार्य है। विरासत के संरक्षण के लिए मात्र सरकार ही नहीं, सामान्य प्रजा को भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। देश की प्रजा के लिए विरासत आदर्श होती है, इसलिए उसे कष्ट होने से रोकना चाहिए। देश की जो प्रजा है वो विरासत के लिए आदर्श के रूप में होती है, इसलिए उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। विदेशी प्रजा के आक्रमण और हमारे जागरूकता के अभाव के कारण विरासत को भयंकर नुकसान पहुंचा है। उसका संरक्षण करना सरकार और समस्त प्रजा का नैतिक कर्तव्य है। पर्यटन उद्योग और अपनी विरासत। यूनेस्को ने भारत के कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया है। देश विदेश के पर्यटक अपने सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को देखने, समझने और संशोधन करने आते हैं, जिससे देश के पर्यटन उद्योग का विकास होता है तथा परिवहन उद्योग को लाभ भी पहुंचता है। देखो, यूनेस्को ने क्या काम किया?
हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को अपनी वैश्विक विरासत की सूची में शामिल किया है, जिससे क्या देश विदेश के पर्यटक मतलब देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, प्राकृतिक स्थलों को देखते हैं और समझते हैं और उसका संशोधन भी करते हैं, जिससे देश के पर्यटक उद्योगों का भी विकास होता है। मतलब वहाँ पर्यटक के पास जो दुकानें लगाती हैं, छोटी मोटी लारियाँ लगा रहे, उनका विकास हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो देखने आते हैं वहाँ खाते पीते हैं, तो उनका भी दुकान चलता रहता है। तथा परिवहन उद्योग को भी लाभ पहुंचता है, मतलब गाड़ी मोटर घोड़ा गाड़ी बस ट्रेन इन सबको भी लाभ पहुंचता है, क्योंकि इनके द्वारा ही बैठकर लोग एक जगह से दूसरी जगह देखने जाते हैं। पर्यटन उद्योग राज्य का आर्थिक पर्यटन उद्योग राज्य का आर्थिक लाभ करवाता है। पर्यटन के द्वारा क्या है, उद्योग का आर्थिक लाभ भी होता है तथा लोगों की सांस्कृतिक कलाओं परंपराओं को विश्व समक्ष प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके उपरांत स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है और लुप्त हो रही कलाओं को नवजीवन भी मिलता है। शैक्षणिक क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के अभ्यासक्रम का विकास होने से पर्यटन मार्गदर्शन टूरिज्म गाइड का स्वतंत्र व्यवसाय विकसित हुआ है। विदेशी पर्यटकों के आने से भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है और रंग बिरंगी मिलीजुली संस्कृति की पहचान विश्व फलक पर अंकित होती है। देश की विशिष्ट प्रतिभा उजागर होती है। सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के आसपास पक्के रास्ते रेलवे पानी संचार माध्यम आदि सुविधाएं विकसित होती हैं। पर्यटन उद्योग के कारण फोटोग्राफी घुड़सवारी नौका विहार जैसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन और फेरी वालों को रोजगार भी मिलता है। मिलीजुली संस्कृति स्थानीय कला कारीगरी तथा उसकी विशेषताओं को एक मंच भी मिलता है। विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु किए गए प्रयास। प्राकृतिक विरासत की देखभाल और संरक्षण हेतु हुए प्रमाण निम्नलिखित हैं। ईस्वी सन 1952 में भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड की संरचना की, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार और पक्षी घरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का कार्य करता है। हमारा वन्य जीव मतलब हमारा विरासत की देखभाल संरक्षण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं। देखो, ईस्वी सन 1952 भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीवों के लिए बोर्ड यानी उनके रहने करने के लिए जगह का संरक्षण किया, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार और पक्षी घरों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन देना तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागृति फैलाने का कार्य भी करते हैं। ईस्वी सन 1972 में वन्य जीवों से संबंधित कानून लागू हुआ। 1972 में वन्य जीवों से संबंधित कानून लागू हुआ, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों का समावेश भी किया गया है। देश में नए उद्योगों और अभ्यारण्यों की स्थापना भी की गई है। विरासत की देखभाल और सुरक्षा के लिए देश के कानून को विशाल परिप्रेक्ष्य में रखा गया है। लुप्त हो रहे विशिष्ट पौधों और पशुओं को बचाने के लिए कठोर कानून भी बनाए गए हैं। कि देखो, पहले क्या है, लोग शिकार विकार के दौरान मौत शौक के कारण क्या है पशुओं को मार देते थे। क्या इन सब के कारण क्या है उनकी संख्या दिन ब दिन घट गई है, एकदम मान लो नाम मात्र की रह गई, इसलिए सरकार ने उन पर कठोर कानून भी लगाए हैं। सरकार उपरांत विविध संस्थाएं और समितियां भी पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण का अत्यंत उपयोगी कार्य करती है, जिनमें ईस्वी सन 1883 में स्थापित मुंबई प्राकृतिक इतिहास समिति सबसे प्राचीन संस्था है। वर्तमान समय में गिर फाउंडेशन नेचर क्लब वगैरह संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण का उपयोगी कार्य कर रही हैं। अपने अनमोल विरासत को बनाए रखने के लिए सरकार ने संविधान में व्यवस्था की है। संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों में
विरासत के संरक्षण की बात का समावेश किया गया है। तो बच्चों, हमारे विरासत को बचाने के लिए सरकार ने नए नए कानून, नए नए नियम लागू किए, जिसका हमें उस नियम को फॉलो करना, यानी उस नियम को मानकर आगे चलना है, उस नियम का पालन करना है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।